आदाब नाजरीन, ईटीवी उर्दू पर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आसिफ खान। आज का दिन मरकजी वजीर अरुण जेटली ने साल 2016-2017 का बजट आज लोकसभा में पेश किया। इस बजट को लेकर तरह तरह की कयास आराइयां पहले से थी और बाद में बजट के बाद जो रिएक्शंस आए, उन रिएक्शंस का लबुलबाब अगर हम आपको बताएं तो वो ये है, अमीरों से कुछ लेने की कोशिश की गई, गरीबों और सोशली बैकवर्ड लोगों को कुछ देने की कोशिश की गई, लेकिन मिडिल क्लास, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा तबका है मिडिल क्लास को इस बजट से मायूस होना पड़ा। हम आपको बताएं कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस, गरीबों के लिए जो स्कीम्स हैं उन पर हम गुफ्तगू भी करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन आज के बजट में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बात हुई, वो थी किसानों को लेकर जो एलोकेशन हुआ है। 35,984 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। एक खास बात इस बजट की है किसानों के ताल्लुक से कि ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इस साल अंबेडकर के योम पैदाइश से शुरू होगा और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए एग्रीकल्चर लोन का जो टारगेट है वो 9 लाख करोड़ रुपए है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, मगर आइए आपको सुनाते हैं कि मनीष तिवारी ने इस बजट के बाद क्या कहा। बजट के प्रस्ताव रखे हैं उनमें बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। जो उन्होंने यूपीए की सरकार से अपनी तुलना की, वो तुलना भी गलत है। इसमें ना तो कोई विजन है, ना कोई नया आइडिया है और ना ही उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार ऐसी कोई दिशा देश की अर्थव्यवस्था को दिखाई है जिससे अर्थव्यवस्था और आगे बढ़े। कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि जो स्टॉक मार्केट जो सबसे बड़ा मूल्यांकन करता है बजट का, उसने बजट को थम्स डाउन दिया है। ये मनीष तिवारी, कांग्रेस के लीडर और साबिक मरकजी वजीर, जो कि कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि कह रहे थे कि इस बजट से उनको मायूसी हुई है और बजट मुल्क को कोई समत नहीं दे रहा है। साबिक वजीर रेल जो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने भी बजट के बाद अपनी मायूसी का इजहार किया। ये देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको एक साल का बजट 16-17 का पेश करना चाहिए था कि आप क्या क्या किए, क्या वादा किया था, उसको कहां तक आप पहुंचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जो बात कही गई थी, सारा बात। और कई एक तरह के योजनाओं का आपने उल्लेख किया था, तो आप बोलते 20 और 16 और 17 वाला। 19 में महा चुनाव होगा, महा जनरल चुनाव होगा, उसमें आप रहोगे या नहीं रहोगे? मेरा मानना है कि आप नहीं रहिएगा। आपका गिरावट हुआ है, आपकी साख गिरी है। भाषण से देश नहीं चलता। तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? आप 22 तक की बात आपने बोल दी कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके। तो अपोजिशन लीडर्स जहां इस बजट को मायूसकुन बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के सदर अमित शाह अपनी सरकार की सताइश कर रहे हैं और बजट को मुल्क के लिए बेहतर बताते हैं। इस बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की चिंता की गई है और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते अभिनंदन देता हूं।
नाजरीन, हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, माहिर इक्तिसादियात हैं। और बेंगलोर स्टूडियो से हैं शशिकांत शर्मा, वीएचपी लीडर, जो कि सरकार का मौक़िफ़ यहाँ पर रखेंगे। हम आप तीनों का ईटीवी उर्दू पर बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मैं जगदीश शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। एक अपोजिशन लीडर के तहत नहीं, एक अपोजिशन में जो पार्टी है उसके लीडर के तौर पर नहीं, ओवरऑल एक आम आदमी के तौर पर आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, आज ये सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं सुबह से टेलीविजन पे बैठा था बजट को देखने के लिए, हर तरह के बातें कर रहे थे, तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि बजट ये जनता के हित का है, पब्लिक के हित का है। और ये पहली दफे इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी है। अरुण जेटली जी जैसे जैसे बजट पेश कर रहे थे तो हमारे मीडिया के भाई पूरे देश में चर्चा लोगों से कर रहे थे, मॉल में कर रहे थे, बाजार में कर रहे थे, स्कूलों में कर रहे थे, तो हर तरह एक निराशा का माहौल था। तो प्रधानमंत्री जी भी समझ गए इस बात को और उनको सफाई देनी पड़ी बजट के ऊपर। ये पहली दफे हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही हताश है। और रही दूसरी बात, तो ये बजट किसी भी तरह से जनता के हित का नहीं है। जो जो इन्होंने वादे किए थे कहीं पूरे नहीं करे हैं, किसी की तरफ नहीं चले हैं। अब किसानों की बात करते हैं कि 2022 में डबल कर देंगे, इससे बीच में किसान कहाँ जाएंगे, उनकी क्या दशा हो रही है। पूरे देश में व्यापार खत्म हो रहे हैं, रोजगार बुरी तरह से खत्म है, हाहाकार मचा हुआ है। कह देना और करने में बड़ा फर्क है। तो यही मेरा मानना है कि बजट बिल्कुल जनता के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही इस तरफ बजट अच्छा बता रहे हैं, बाकी देश में मैंने नहीं देखा कोई भी बजट को अच्छा बता रहा है। शशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सरकार का मौक़िफ़ रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप ये बताइए कि अरुण जेटली ने कहा कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं बताया। कैसे किसानों की आमदनी 2022 में डबल हो जाएगी? जो बजट मंत्री जी ने किसानों का इंटरव्यू जब आया गया, आपने ये भी देखा होगा, किसान जब अपने इंटरव्यू दे रहे थे उसमें वो कितने खुश नजर आ रहे थे कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा बजट आया है जो किसानों के पक्ष में है। और उनके ऊपर जो नुकसान, अगर नुकसान वाला भी अगर होता है तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से प्रावधान रखा है कि किसानों की हालात को देखते हुए इस बार का बजट किसानों के पक्ष में पूरी तरह से कहा है। विपक्ष का काम है बोलना, चाहे वो कितना भी अच्छा बजट ही क्यों ना हो, कितना भी लोगों ये ना बोले कि नहीं इस बार अच्छा बजट हुआ है, विपक्ष का काम है बोलना, और वो बोलेंगे ही। इस बार का बजट और बजटों से काफी अच्छा रहा। वित्त मंत्री जी का गरीबों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से बजट इन्होंने पेश किया है। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो मध्य वर्ग के लोग हो, चाहे वो नीचे तबके के लोग हो, जो भी रेट बढ़ाया गया है आप देख लोगे, चाहे सिगरेट पे रेट बढ़ा है या कारों पे रेट बढ़ा है, किंतु किसान से संबंधित जो भी काम है उनको मद्देनजर रखते हुए इस बार का बजट उन्होंने काफी अच्छा रखा है। और एक किसानों के हित का बजट है ये। किसान, सारे हिंदुस्तान के किसान खुश है। खुश नहीं है तो एक ही है, वो विपक्ष वाले खुश नहीं है। तो शशिकांत जी, हम मानते हैं कि अपोजिशन को बजट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी तलाश करनी है, और जो सरकार है, सरकार को इस बजट को कहीं ना कहीं बेहतर बताना है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं राजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा बजट? ये बजट बहुत ही अच्छा बजट रहा है और ये इसको बैलेंस्ड बजट अपन बता सकते हैं। इसमें क्या गरीब तबके का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान किया गया है। ई प्लेटफॉर्म जो किसानों के लिए बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, जो रोड मैप है, जो रेलवेज के लिए और रोड के लिए और नेशनल हाईवेज के लिए, एक देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट इस बार गवर्नमेंट जो लेके आई कि जो स्टेट हाईवेज हैं उनको नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसका जितना जो भी खर्चा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। प्लस जो भी चीज़ें महंगी हुई हैं वो सिर्फ लग्जरी गुड्स हैं, जैसे सिगरेट हो गया या आपकी गाड़ियां हो गई, और जो गाड़ियां भी हैं वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं। सस्ता क्या हुआ राजेंद्र जी, ये बताओ सस्ता क्या हुआ है? सस्ता अभी कुछ नहीं हुआ है। देखो सस्ता नहीं हुआ है कुछ भी नहीं, सस्ता कुछ नहीं हुआ, पर बजट का जो लॉन्ग टर्म जो विजन है वो बहुत अच्छा है।
राजेंद्र जी, जब राजेंद्र भारतीय जी जनता यही पार्टी सवाल है, सत्ता हमारा में भी आई यही थी, सवाल है कि इस साल के लिए बजट में कुछ नहीं बल्कि नहीं, चार भारतीय पाँच साल जनता के पार्टी और कांग्रेस का देखो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। है। देखो, नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किए थे और कांग्रेस ने क्या उसका अपोजिशन किया, वो एक अलग इशू है। पर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए ये बजट बहुत अच्छा है और बैलेंस बजट है ये। इस बजट में कैसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट पे जितना ध्यान दिया गया है, और कोई भी इकोनॉमी को एक बार बढ़ाने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आने से स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें कि नया रोजगार का जो उत्पन्न होगा आसिफ जी, बहुत अच्छा और बहुत लंबे टाइम के आसिफ लिए जी, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी जी, जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या कोई सवाल है आपका? आसिफ- पूछिए। आसिफ जी, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने दोनों भाइयों से, राजेंद्र से भी और दूसरे भाई से भी, कि क्या सस्ता हुआ है और क्या बीजेपी के वादे थे कि महंगाई खत्म कर देंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। आज पूरे देश में ये अपने दोस्तों से बात करें, कहीं जाके बात करें देश के किसी कोने में, बिल्कुल व्यापार खत्म हो गया, मजदूर रो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, मजदूर के जो पीएफ होता था, वो मजदूर की एक जमा पूंजी होती थी, वो उसमें बच्चों की शादी करते थे, लड़के की शादी करते थे, किसी फंक्शन में यूज करते थे, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया 60% के ऊपर। वो निकाल नहीं सकते, 60% के बाद निकालेंगे तो टैक्स देंगे, तो मजदूर भी मारा जा रहा है। हाँ, राजेंद्र जी, इस पर आप क्या कहेंगे? पीएफ निकालने पर भी अच्छा चला? टैक्स लगा दिया गया है। हेलो, हेलो, राजेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची। शशिकांत जी, हम आपसे जानना नहीं, चाहेंगे। अभी आवाज आ रही है। देखिए जी, जी। देखिए, अभी आवाज क्लियर है। ये बजट में कैसा है कि जो नया रोजगार जो उत्पन्न होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो रोजगार आगे जो बढ़ेगा उससे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो 1929 की जो मंदी थी, उसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया था, या जो भी उसका रोड मैप था, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। और आज ये जो मंदी है, ये भारत की मंदी नहीं है, पूरी ग्लोबल मंदी है। और इसके लिए अपन आज किसी गवर्नमेंट को या किसी एक इंडिविजुअल को या किसी बैंक को या आरबीआई को या फॉरेन एक्सचेंज को, इसको अपन नहीं ठहरा सकते हैं। और मैं आपको देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि 2008 की जो मंदी थी, वो 2008 की जो एक मंदी थी वो एक अलग तरह की मंदी थी, उसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम थी। पर ये जो 2016 में जो मंदी है, ये ग्लोबल मंदी चाइना की वजह से है, और प्लस ये डिमांड बेस्ड मंदी है। इसके लिए अपन किसी भी सरकार को या किसी इंडिविजुअल को अपन जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। प्लस आप ये देखिए, बजट में कोई भी चीज़ को एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। आप देखिए, आप बोलते हो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डबल कैसे हो जाएगा। एग्रीकल्चर में जो उन्होंने किया है कि जो ज़मीन जिसके ऊपर खेती नहीं हो सकती, उसमें वो पानी पहुंचाने की कोशिश करने का प्लान बना रहे हैं। मनरेगा में उन्होंने कोई कमी नहीं की, उसमें इजाफा किया है। और हर एक चीज़ में रूरल इकोनॉमी, आज देखिए भारत में 60% से ज़्यादा जनता गाँव में रहती है, और गाँव में एक एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। प्लस आप देखिए, गाँव में जो महिलाओं के लिए जो एक समस्या है, उन्होंने एलपीजी की एक जो स्कीम चालू की, उससे अच्छी स्कीम तो आज के दिन कुछ हो भी नहीं सकती रूरल इकोनॉमी को देखते हुए। प्लस वो जो एक चीज़, जो एक सप्लाई चेन जो वहाँ पे डेवलप होगी, एक एक गांव में जो गैस सिलेंडर्स पहुंचाना है, उससे जो रोजगार होंगे, देखो कितना अच्छा उसमें एक रिजल्ट आगे दिखेगा। कोई भी बजट का एक दिन में या 10 घंटे में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। राजेंद्र जी, जगदीश जी, और शशिकांत जी, और आप कोई हमारे भी- साथ और- बने और- रहिए। और- यहाँ पर और- नाज़रीन राजेंद्र ने जी, और कोई भी- छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बिग बुलेटिन जारी है, आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। नाजरीन, वक्फे पर जाने से पहले हम सवाल कर रहे थे कि बजट में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं, मैं जगदीश शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा दिल्ली। सर, एक बात बताइए, अपोजिशन का काम है सरकार की नुक्ताचीनी करना, लेकिन इस पूरे बजट में क्या 2 पॉइंट्स भी ऐसे नहीं है जिसकी तारीफ कर सके अपोजिशन? आसिफ जी, सबसे पहली बात तो आप ठीक कहते हो कि अपोजिशन का काम उनकी खिलाफत करना, पर ऐसा नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं चुप हूँ। सुबह से मैंने टेलीविजन पे हर न्यूज़ चैनल में देखा, मुझे ना तो किसान खुश नजर आया, ना व्यापारी खुश नजर आया, ना ही कोई दुकान विक्रेता नजर आया, आम जनता नजर नहीं आई, स्कूल के टीचर खुश नजर नहीं, कोई भी तो आदमी खुश नहीं था। लेकिन मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मुझे 2 चीज बता दीजिए जो सस्ती हुई हैं, और एक चीज वो बता दीजिए जो बीजेपी ने अपने आप से लागू की हैं।
सारी कांग्रेस की स्कीमें लागू करी हैं। और राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी सूट बूट की सरकार कहा था, उसके डर की मारी ये लोग गांव की तरफ गए हैं। हम तो चाहते हैं किसानों का भला हो, हम किसानों के साथ हैं, पर किसान भी तो खुश नहीं है। मैं तो विपक्ष की बात नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं करता। हो सकता है मैं विपक्ष के नाते बुराई करूंगा, जो बजट पर किसी भी चैनल पे बताइए कौन आप बात करते नहीं हो, सूट बूट वाली बात करते हो कि किसने क्या सूट पहना, छोड़ दी सूट बूट वाली बात। अरे आप कौन सा चल रही है, बजट की बात हो रही है, बजट की बात कीजिए। आपको कोई नहीं दिखा होगा कि जो खुश है। हम सुबह से बजट देख रहे हैं, हमें तो बहुत लोग मिले जो बहुत खुश है। रेल बजट देख लीजिए, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया रेल बजट प्रभु जी ने दिया, इतना बढ़िया बजट आज अरुण जेटली ने दिया। पूरे देश के गरीब तबके के लोग हो या मध्यवर्गीय लोग हो या किसान हो, इतने खुश। आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधा आप सूट और बूट में चले जा रहे हैं। किसान खुश हो रहे हैं, किसान खुश हो रहे हैं। एक किसान खुश होता देखा सुबह से आपने? अरे आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है, हमने सुना है। मैं तो सुबह से मैं हर चैनल पे सुबह से लाइव देख रहा हूँ। आप टीवी में बैठे किसान हैं, बताइए कौन सी जगह किसान खुश है? हमने किसानों से खुद जाके बात की है। आप टीवी में घर में बैठ के टीवी देखे हैं, क्योंकि आप घर में बैठ के सब काम करते हैं। शुरू से आपकी जुमले की सरकार करने की राजनीति है। शशिकांत जी, लेकिन एक बात जहन में आती है, वो ये महंगाई कि 3 गुना बढ़ गई है। हमारा मुल्क ऐसा है जहां पर किसानों की तादाद, गांव में रहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन एक नौकरी पेशा तबका है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। सर्विसमैन इंतजार कर रहा था कि आप टैक्स स्लैब चेंज करेंगे, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं हुई, वही है। सर थोड़ा इंतजार करें, जिन लोगों ने सबको खुश कर दिया है। इनकम टैक्स में इतना अच्छा स्कीम लाके दिए, वो इतना अच्छा इनकम टैक्स क्या स्कीम है शशिकांत जी, क्या स्कीम है? शॉपिंग नहीं कर पा रही है, इतनी कमाई नहीं, टैक्स देना पड़ रहा है। क्या बात करते हैं आप? नहीं, कोई छूट नहीं है। 5 लाख की आमदनी तक के जो लोग, जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है, उनको सिर्फ एचआरए में छूट है 3,000 रुपए की। साल भर में 3,000 रुपए की छूट है एचआरए पर, वो भी बीजेपी की तरफ से कि बजट अच्छा है, बजट अच्छा है। कहां बजट अच्छा है? सिर्फ कह देने से बजट अच्छा है? बीजेपी की तरफ से आप नहीं बोल रहे हैं। गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है। नहीं, आपको लग रहा है ये रो रहा है। ये मंदी पहली बार नहीं आई है, इसके पहले भी मंदी आ चुकी है। हमने मंदी आई थी। अब हमने हर मंदी को 12 साल देश में सरकार मनमोहन सिंह ने चलाई है। इस बार भी ऐसी कोई मंदी नहीं आई है। बाबा कहते थे इसमें खाली हिंदुस्तान में ये मंदी नहीं है, ये पूरे दुनिया में आई है मंदी, पूरे विश्व में इसका असर दिख रहा है। खाली हिंदुस्तान में इसकी मंदी नहीं नजर आ रही है, मोदी जी ने तो पूरे विश्व में इसकी मंदी का असर दिख रहा है। 120 रुपए लीटर कच्चा तेल था कांग्रेस पार्टी के समय में, 120 रुपए कच्चा लीटर। कांग्रेस के टाइम में 80 रुपए पेट्रोल भी था। इतना खजाना कांग्रेस के टाइम में 80 रुपए पेट्रोल भी था। ये सही हिसाब नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के टाइम में 80 रुपए पेट्रोल भी था, 65 रुपए डीजल भी था। आज 60 रुपया पेट्रोल आ गया है, 50, 52, 55 रुपए डीजल भी आ गया है। तेल खरीद के आप 60 रुपए बेच रहे हैं। आप देश की जनता को बताइए, देश का भला करिए। सर शर्म तो अभी हमको आप पे आ रही है। सर 80 रुपया डीजल आपने छोड़ा था, हम लाके 60 पे छोड़ दिए। आपने 65 पे डीजल छोड़ा था, हमने 52, 55 पे लाके छोड़ दिया। आप भी चैनल के बाद उतने दुखी होंगे जितना देश दुखी है। इस बात को स्वीकार करिए। नहीं आप नहीं सिर्फ हमें ये सरकार और अपोजिशन की लड़ाई मत बनाइए, बजट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं एक माहिर की राय लेना चाहूंगा जो राजेंद्र सिंह जी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आप सर, मेरी समझ में ये बात आ ही नहीं रही है कि आखिर वो कौन सा तरीका होगा कि किसानों की जो आमदनी है वो 2022 में दोगुनी हो जाएगी। बहुत कम वक्त हमारे पास है, आप 30-35 सेकंड में अपनी बात खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। सर किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, देखो इस चीज़ की कोई गारंटी आज के दिन कोई भी नहीं दे सकता, ना इसकी बीजेपी कोई गारंटी दे सकता है, ना कांग्रेस की अगर कभी गवर्नमेंट आई थी पहले या कभी दोबारा आएगी तो वो कुछ बता पाएंगे। पर इसमें एक जो स्कीम ये जो लेके हैं, एक तो क्रॉप का इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो बहुत अच्छा स्कीम है कि इनकेस अगर क्रॉप खराब हो जाती है उसको पैसा इंश्योरेंस से मिल जाएगा। प्लस ऐसा है कि जो इरिगेशन के लिए जो नया जो प्रपोजल है उससे आमदनी, अगर इरिगेशन जो नॉन फर्टाइल जो लैंड है अगर उस पर उसको अगर इरिगेशन के अंडर अगर लेके आते हैं तो उससे डेफिनेट है कि वो आमदनी बढ़ेगी। अगर मान लो एक फसल की बजाय अगर साल में 2 फसल होती है या 3 फसल होती हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंजम्पशन के लिए राजेंद्र सिंह जी, मुख्तसरन मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है लगातार दूसरे साल, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी टैक्स स्लैब नौकरी पेशा लोगों के लिए, वो टैक्स स्लैब में क्यों तब्दीली नहीं ला पाए? ये टैक्स स्लैब पे तब्दीली जो नहीं लेके आ पाए, उससे देखो मैं एक
नॉर्मल राय देना चाहता हूं कि इससे एक जो मिडिल क्लास के जो एक सर्विस क्लास लोग हैं वो थोड़े नाराज जरूर हुए हैं। इसमें कुछ ना कुछ मजबूरी शायद सरकार की रही हो, और इनफैक्ट मेरी खुद की भी ऐसी पर्सनली इच्छा थी कि इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा के कम से कम भी अगर 5 लाख नहीं करते तो कम से कम 4 लाख तो लेके जाना चाहिए था, पर इसको नहीं बढ़ा पाए। ये सरकार की कुछ मजबूरी थी या नहीं थी इसके बारे में मैं देखो कमेंट नहीं कर सकता हूं, पर इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इजाफा करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी, जगदीश शर्मा जी, शशिकांत जी हमारा बिग बुलेटिन में हमसे जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, बजट के बाद हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। डीजल तकरीबन 1.5 रुपया महंगा हुआ है फी लीटर और तकरीबन 3 रुपए लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल। तो इस खबर के साथ हम बिग बुलेटिन को यहीं पर खत्म करते हैं। देखते रहिए ईटीवी उर्दू।